हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ था और हमने अपना चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल मैथ्स क्लास 10th का हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम अपना अगला चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उसमें हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, उसका थोड़ा सा बेसिक हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि नाम है चैप्टर का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे ही आप क्लास 8th में आए होंगे, क्लास 7th में आए होंगे, आपने दो क्लासेज में लीनियर इक्वेशन पढ़ी होंगी इन वन वेरिएबल, वहाँ वन वेरिएबल में होती थी। फिर आप क्लास 9th में आए होंगे, आपने पढ़ी होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 10th में भी आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही पढ़नी है। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है, वहाँ क्या डिफरेंस था, यहाँ क्या डिफरेंस है, वो थोड़ा सा हमें देखना है। तो जैसे ही आप क्लास 7th में आए थे, आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था, तो वो काफ़ी ईजी था। लेकिन जैसे ही क्लास 8th में आपने मूव किया, जंप किया, आपको थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में वेरिएशन लगा होगा। आपको लगा होगा कि ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई हैं। अब जैसे ही आप क्लास 9th में आए होंगे, आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ना पढ़ के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा होगा, लेकिन वो काफ़ी ईजी थी। ठीक है, वो काफ़ी बेसिक टाइप की थी। उसमें हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी होती थी कि भाई आपको x की वैल्यू अपने आप से पुट करनी है, y की आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी वहाँ से, या y की आप अपने आप से पुट करते थे, x की वैल्यूज आपको मिल जाती थी। लेकिन यहाँ क्या करना है आपको, वहाँ आपको एक ही इक्वेशन गिवन थी, यहाँ आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो इक्वेशंस गिवन होंगी। दोनों इक्वेशंस का यूज करके दो वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे कि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म होती है वो कुछ ये होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है जनरली, तो ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री में पॉलिनोमियल में आपको बता चुका हूँ डिग्री क्या होती है, वहाँ देख सकते हो आप। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी डिग्री 1 होती है एंड उसके पास दो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल कांस्टेंट सब कुछ समझा चुका हूँ पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री तो 1 हो और आपकी वेरिएबल 2 हो, तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, जिसकी डिग्री 1 होती थी हम उसे लीनियर बोलते थे, इसीलिए यहाँ पर लीनियर इक्वेशन बोला गया है इसको, क्योंकि डिग्री 1 है। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो हम देखेंगे कि हमारी जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसको सोल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। दो तरीके से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। पहला ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड यानी कि दोनों इक्वेशन को ग्राफ पर ड्रॉ कीजिए और वहाँ से उसका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड हो गया। इसके बाद दूसरा मेथड होता है अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड, ठीक है, अलजेब्राइक मेथड में 3 मेथड होते हैं हमारे। अलजेब्राइक मेथड कौन सा होता है, जो मैथमेटिकली सोल्व किया जाता है विदाउट एनी हेल्प ऑफ द ग्राफ, बिना किसी ग्राफ की हेल्प के। ठीक है, तो अलजेब्राइक मेथड कौन कौन से होते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ये तीनों ही अलजेब्राइक मेथड्स आपको सीखने हैं यहाँ पर, इसमें आपका कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, आपको ये सीखने ही पड़ेंगे। तो तीनों मेथड्स हमें सीखने हैं। अगर इसमें तो सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो उसमें हमें ग्राफिकल मेथड दे रखे हैं। सबसे पहले हमें 3.1 एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.2 दोनों की बात करें तो उसमें हमें ग्राफिकल मेथड ही पढ़ना है। लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं आपको ग्राफिकल मेथड पढ़ा दूं तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि अभी आपने बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th में किस तरीके से सोल्व की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 करेंगे जो अलजेब्राइक मेथड होगा। ठीक है, क्योंकि अलजेब्राइक मेथड थोड़े से ईजी हैं, शॉर्ट है,
इन कंपेयर टू ग्राफिकल मेथड। वो आप भी जानते हो कि ग्राफिकल मतलब बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में ग्राफ्स को समझना कितना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता कि अभी क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड ना ये स्टार्ट करके अलजेब्राइक मेथड स्टार्ट करते हैं। और आपका अलजेब्राइक मेथड जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 3.3 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3, उसके बाद 3.4, 3.5, 3.3, 3.4, 3.5 में ये तीनों मेथड्स आपके कवर अप हो जाएंगे। जब इन तीनों मेथड से आप लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना सीख लेंगे, देन हम मूव करेंगे ग्राफिकल मेथड पर। ठीक है, सो आई थिंक कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें करनी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम सीधा अपनी एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 पर हम मूव करते हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 में क्या गिवन है एनसीईआरटी में। आपको समझ आ गया होगा। पहले हम 3.3, 3.4, 3.5 ये तीन एक्सरसाइज करेंगे, बाद में 3.1, 3.2 करेंगे। समझो, रीजन मैंने आपको बता दिया है क्योंकि ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड तभी समझ आएगा जब आप अलजेब्राइक मेथड समझ लोगे। ठीक है, तो अलजेब्राइक मेथड समझाने के लिए मुझे 3.3 पहले स्टार्ट करनी पड़ रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें ये जो लीनियर इक्वेशंस गिवन है इतनी सारी, इन्हें सोल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने पहले ही बताया था आपको ग्राफिक अलजेब्राइक मेथड में कि तीन मेथड्स हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीनों ही मेथड्स हमें पढ़ने हैं। 3.3 में सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करना, यानी कि पुट करना, यानी कि किसी की वैल्यू को पुट करना। तो कैसे? पहली इक्वेशन हमें दे रखी है गिवन x + y = 14 एंड x - y = 4। देख सकते हो आप एनसीईआरटी में, ये आपको दो इक्वेशंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, सो दीज इक्वेशंस आर गिवन टू यू। सो ये हमें सोल्व करनी है अब। ठीक है, तो मूव करते हैं हम अपनी आंसर पर। तो अपना अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो सॉल्यूशन में हमने माना ये जो इक्वेशन थी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 हमने लेट कर लिया। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अब इसमें हमें करना क्या है? दो इक्वेशंस हमारे पास हैं। दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को, जो भी इक्वेशन आपको इजी लगे, इक्वेशन नंबर 1 इजी लग रही है तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 इजी लग रही है तो इक्वेशन नंबर 2, जो भी आपको इजी लगती है। यहाँ देखो, यहाँ हम देख सकते हैं दोनों ही इजी हैं, दोनों ही छोटी छोटी सी हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा नंबर यूज नहीं हो रहा है, तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 2 को यूज किया है। ठीक है, क्या यूज किया है? इक्वेशन नंबर 2 को मैंने एज इट इज लिख लिया। अब इसमें से आप जिसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, एक्स की अगर आसानी से निकल सकते हैं तो एक्स की वैल्यू निकालिए, वाई की अगर आसानी से निकल सकते हैं तो वाई की वैल्यू निकालिए। यहाँ पर दोनों की ही वैल्यू आसानी से निकल सकती थी, तो मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू को आसानी से निकाल दिया। एक्स = क्या आ गया? 4 + y। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालने के बाद इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 राइट कर दिया। इक्वेशन नंबर 3 राइट करते ही मैंने क्या लिखा? अच्छा, मैंने इक्वेशन नंबर 2 का यूज किया है। तो अब मैं जो ये मेरी वैल्यू आई है ना, ये वाली वैल्यू, तो अब मैं इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। अगर मैं 1 का यूज करता तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी पड़ती मुझे वैल्यूज। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँगा। ऐसा मत कर देना कि आपने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से ही वो वैल्यू निकाली हो और 2 में ही वो आप पुट कर दो, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है। आपने अगर 2 का यूज करके वैल्यू को फाइंड आउट किया है इस वाली को, तो 1 में आप पुट कीजिए, जैसे अभी हम कर रहे हैं। तो पुट इन इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। तो देखो 1 में क्या है? x, और x की वैल्यू क्या आई है? 4 + y। तो x की जगह 4 + y मैंने पुट कर देना है। ये y एज इट इज आ जाएगा और ये 14 एज इट इज आ जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 4 + y + y = 14। अब आप देख सकते हो कि ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो अब 4 + y कितनी हो जाएगी? 2y = 14, 2y = 14 माइनस ये वाला 4 इधर चला गया, तो ये कितना आ गया? 2y = 14 - 4, यानी कि 2y = 10, यानी कि y = 5 आ गया अपना। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब ये जो y की वैल्यू होती है, इसे आप चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, किसी में भी पुट कर दो।
तीन इक्वेशंस आपके पास होते हैं, तीन में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप थर्ड इक्वेशन में पुट करते हो तो ये आपको सबसे ज़्यादा ईजी रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो y की वैल्यू सीधे पुट करोगे, x की वैल्यू सीधे मिल जाएगी, किसी भी उसमें आपको टर्म्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप किसी में भी कर सकते हो, लेकिन जो आसान होगा आपके लिए वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में मैंने पुट कर दिया। क्या हुआ? 3 क्या है? x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, यानी कि x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई की वैल्यू 5 है, तो y की जगह 5 पुट कर दिया। कितना आ गया? x इज इक्वल टू 9। तो हमने लिख दिया हैंस x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5 इज आवर आंसर। ठीक है, आई थिंक कि आपको समझ आया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या किया है, कैसे किया है, कौन सी इक्वेशन ईजी है, कौन सी इक्वेशन डिफ़िकल्ट है, ये आप देख करके अपने वेरिएबल की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जनरली कुछ नहीं करना होता, हमें वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके उनको 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। देखो पूछा इसमें भी वही है, लेकिन दोनों जो इक्वेशंस हैं हमारी इक्वेशंस यहाँ पर चेंज कर दी गई हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इक्वेशन। यस, सो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। यस, फर्स्ट इक्वेशन इज s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन इज s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है। अब जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि दोनों इक्वेशंस में से जो भी इक्वेशन आपको इजी लगे उससे आप यूज करें। तो देखो यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन ज़्यादा ईजी है, फर्स्ट इक्वेशन ज़्यादा ईजी है, तो मैं क्या कहूँगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। वहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 2 यूज की थी क्योंकि दोनों ईजी थी, क्योंकि हमारी चॉइस थी। ठीक है, लेकिन यहाँ भी चॉइस है आपकी, लेकिन अगर आप सेकंड का यूज करोगे तो आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो अपने क्वेश्चन को, तो आपको वो इक्वेशन पहले यूज करनी है जो आपको ईजी लग रही है। तो ईजी कौन सी है? फर्स्ट वाली ईजी है क्योंकि इसमें कुछ भी अपॉन में नहीं है, और देखो सेकंड वाली में अपॉन सपोन में वो काफ़ी एलसीएम वगैरह देने के बाद सोल्व होगी। तो हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं बनाना, जो इक्वेशन ईजी है उसको लेना है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 ईजी है, तो हमने बोला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ से s इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 प्लस टी। मैंने यही बोला था कि अब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड आउट कर दो जो ईजी हो। तो यहाँ से मुझे s की वैल्यू निकालना ईजी था, तो मैंने s की वैल्यू निकाल दी। s इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 प्लस टी, और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक तीनों इक्वेशंस आपसे माननी आ गई होंगी। अब आप देख सकते हो मैंने जो यूज की थी फर्स्ट इक्वेशन यूज की थी, तो अब इसकी जो वैल्यू पुट करूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। ठीक है, 1 में नहीं पुट करूंगा। पिछली बार मैंने इक्वेशन नंबर 2 यूज की थी तो 1 में पुट किया था वैल्यू, इस बार मैंने इक्वेशन नंबर 1 यूज की है तो मैं 2 में पुट करूंगा वैल्यू को। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। क्या किया? s की जगह देखो क्या है, s अपॉन 3 है, तो s की जगह 3 प्लस टी पुट कर दिया, तो 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। देखो मैंने खाली s की जगह ये पुट किया है, बाकी पूरी इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि इस पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है आपका, जिसको हमने नाम दिया है टी। ठीक है, तो ये एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। इसके बाद हम इसका ले लेंगे एलसीएम लेने के बाद 3 2 6, और ये एलसीएम लेने के बाद इसको सोल्व करेंगे। इधर देखो ये 2 आएगा, तो कम्प्लीटली एलसीएम के बाद मेरी कुछ ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, वो आप एलसीएम ले सकते हो। अभी आप क्लास 10th में हो, एलसीएम लेना सिखाना मुझे नहीं लगता आपको सिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो 6 है अपॉन में ये इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 36, और ये आपका सोल्व करके ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इसको 6 को एज इट इज लिखेंगे, और 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा? 5t, यानी कि 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 आ जाएगा, 5t इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, यानी कि t इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो बताइए यहाँ तक t इज इक्वल टू 6 आया कि नहीं आया? ठीक है, आ गया। अब इस t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि आप तीनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करना, लेकिन अगर आप थर्ड में पुट करोगे तो आपको ईजी पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर मैंने 3 में पुट कर देना है। क्या है? s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो s इज इक्वल टू टी की जगह 6 रखा और 3 एज इट इज, कितना हो गया? s इज इक्वल टू 9। तो मेरा आंसर आ गया, मेरा जो आंसर आया है वो आया है s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6 आंसर।
ठीक है, इसको हम लिख देंगे आंसर, कोई प्रॉब्लम। तो मैंने आज आपको 2 क्वेश्चन इसके करा दिए हैं, 2 क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सब्स्टिट्यूशन मेथड से कराए हैं। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट यानी कि दिस वन, इसको अभी आप अटेम्प्ट मत करना बिकॉज ये थोड़ा सा अलग टाइप का, इसको मैं कल डिस्कस करूँगा। इसमें से इसको छोड़ करके आप ये या ये तीनों कोई सा भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो और आप कर भी सकते हो, आपसे हो जाएगा अगर आप ध्यान से ये क्वेश्चंस करोगे तो, ठीक है। सो यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस इन होमवर्क एंड प्रैक्टिस ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद हम आगे का सिलेबस कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इफ़ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सो टुडे क्लास इज एंड, ओके, थैंक यू।